just take a minute to meditate. कि भाई हमारे इस संवाद में हम हमारे सहचारी बनी रहे। अगर हम में कोई विवाद हो तो उसमें भी सहचारी हो और हमारे इस संवाद से लोगों का भला हो। अच्छा, ओके, नाइस, ओके, तो चले शुरू करते हैं। ओके, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ URL Unzip, Reboot and Leave podcast. Today we have someone who is very special and very dear to me. लेकिन आज हम लोग हिंदी में बात करेंगे। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट हिंदी पॉडकास्ट। तो मैं बंगाली हूँ, तो मेरा हिंदी आप जैसा उतना शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। मैं बाद में इनको इंट्रोड्यूस करूँगा। सौरभ मिश्रा, कैसे हो सर जी? बहुत अच्छा हूँ गौतम, और बहुत बहुत बधाइयाँ इस प्रोग्राम के लिए आपके, और ख़ास करके बधाई कि भाई ये आपकी तीसरी भाषा आज इस प्रोग्राम में आ रही है। आपने इंग्लिश में किया है, बांग्ला में किया है, आज हिंदी में हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपके साथ में बैठा हूँ, और खुशी है कि हम हिंदी में आज बात कर रहे हैं। एक्सलेंट। तो आप शुरू करना चाहोगे? शुरू क्या करना है गौतम, तुमने कह दिया कि भाई अपनी पहचान दीजिए, तो मैंने कहा चलो, मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी, मैंने कहा वही मैं पहचान में कह दूँ। ठीक है, तो आप कभी हो, ये एक पहचान है या कोशिश करते हो, जो भी है, चलो वही से शुरू। कुछ आ गया बस। कहा गया है ये मुझसे कि दूं अपनी पहचान, सवाल सरल जवाब मुश्किल, कैसे करूं बयान, नाम बताऊं काम बताऊं, अरे तुम्हें इन सब से क्या लेना क्या देना, बढ़ा चढ़ा के बतलाऊंगा, घटा छटा के समझ लेना, तुम्हारे ही राह का हूँ एक राही, तुम्हारी ही तरह भटका हुआ, पल को सोया पल को जागा, इस स्वप्न लोक में अटका हुआ, कभी मिल जाऊं तो बस दोस्त समझ लेना मुझको, तुम्हारे कोई काम आ सकूं तो बतला देना उसको, दो चार कदम हम साथ चलेंगे, रास्ता ही कुछ कट जाएगा, मैं हूं और तुम हो, ये भ्रम ही शायद हट जाएगा। वाओ, a serial entrepreneur, a serious meditator, innovator and mentor and coach to my personal life, Saurabh Mishra. और तुम्हारा दोस्त। एंड दोस्त, राइट, वो सबसे बड़ा है, थैंक यू। ओके, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे, और जो चीज़ बेसिकली सीखा है, और जो चीज़ आप ऑलवेज बोलते हो कि करने के लिए, या मतलब खुद को ऐसे पोर्ट्रे करने के लिए या बिहेव करने के लिए दुनिया में, तो पहला सवाल वही है मेरा कि व्हाट इज़ मेंटोरिंग टू यू? क्योंकि मैंने भी मेंटोरिंग मेरे को मिला है बहुत लोगों से, जो आपसे मिला है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो व्हाट इज़ मेंटोरिंग टू यू? सीधे सरल शब्दों में दोस्ती ही है गौतम। एक एहसास है कि भाई जो कुछ मैंने सीखा है, समझा है, अगर तुमको कोई फ़ायदा है उससे तो मैं बता दूं, अगर तुम्हें कोई किसी से मिला करके कुछ फ़ायदा तुम दोनों का बन सके तो मैं वो कर दूं। गौतम, मुझे लगता है ना, जैसे ख़ास करके ये एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह के सिलसिले में, एक मेंटोर को ये नहीं समझना चाहिए या कहना चाहिए कि तुम ये सही कह रहे हो या गलत कर रहे हो। वो तुम्हारे लिए जो सही है, तुम्हारे लिए जो गलत है, वो तुम्हारे लिए है। एक मेंटोर ये कह सकता है कि भाई अगर तुमको ये करना है तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें अगर करोगे तो शायद इससे ये करने की संभावना बनेगी, या तुम ये जो कर रहे हो इससे तुम्हारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है उसको मैं देख पा रहा हूँ, तो तुम उसको अगर असर अच्छा पड़ रहा है तो करो, और करो, अगर असर बुरा पड़ रहा है तो शायद मैं कुछ टिप्पणी दे सकूं कि भाई गौतम यही चीज़ है, करो, लेकिन इस नज़रिए से अगर देखो तो शायद कुछ अलग बात बने। तो मुझे लगता है मेंटोर एक ज़्यादातर मतलब दोस्त के हिसाब से ही समझना चाहिए कि भाई ठीक है, शायद मेरे पास कुछ ज़्यादा तजुर्बा है इस चीज़ को लेकर के, तभी आप मुझसे इसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मुझे
उसके साथ में ही ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे ही सब कुछ मालूम है। तो मेंटरिंग में ये टू वे बहुत होता है। ये मैंने अक्सर देखा है कि मैं भी सीख रहा हूँ तुम्हारे साथ बात करके, तुम्हारी समस्या, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ देख करके मैं भी कुछ सीख रहा हूँ उसमें से। तो मेरे लिए मेंटरिंग वही है, एक टू वे प्रोसेस है, जो कि एक तरह से दोस्ती की प्रोसेस है। और ठीक है, उसमें मैं एक तरह से निष्काम भाव से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ मतलब अपने लिए कोई उम्मीद नहीं है। और जो कर रहा हूँ बस तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, ये मान करके तुम्हारा भला करूँगा तो कोई मेरा भला करेगा बस। हाँ, बस। राइट। ये तो डेफिनेटली आप बार बार बोलते भी हो, और मैं कोई भी काम करने से पहले ये तो सोच ही लेता हूँ कि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है यार, कोई मेरे टाइम में आके मेरे को करके चला जाएगा। सो ओके। दूसरा चीज़, क्योंकि बिज़नेस के सिलसिले में हम मिले थे और बिज़नेस इवेंट्स में बहुत सारे बातें ऐसे होता रहता है, और आप बहुत वोकल हो कॉन्शियस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, वो थोड़ा खुलासा करके बोलो। ज़रूर ज़रूर। ऐसा है ना गौतम कि एक ज़माना था, मैं कहूँगा जब मैंने वर्कफोर्स ज्वाइन की थी मिड 90s में, तो एक ज़माना उस समय ऐसा था कि एक धारणा बनी हुई थी कि बिज़नेस में आपका एक ही मकसद है, शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न देना। उस समय का लिटरेचर भी अगर आप देखिएगा, इकोनॉमिक्स में भी देखिएगा, तो ये धारणा थी। और मेरा जो शुरू के सालों में जो तजुर्बा रहा वो भी ऐसा ही रहा कि जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, जिन कंपनियों में मैंने काम किया, उसमें कहीं अनकहीं ये बात होती थी। उसके बाद कुछ मेरे ख्याल से .com बूम, फिर बस्ट, उसमें कुछ नया कल्चर आया, नए कुछ सिद्धांत आए, लिटरेचर भी उसके साथ आया, बदला। तो एक चीज़ आ गई कि भाई नहीं, आपको सिर्फ उस पर फोकस होने से पूरा का पूरा होलिस्टिक काम नहीं होगा आपका। और बड़ी गनीमत है कि उसके साथ एविडेंस भी आना शुरू हुआ कि जो कंपनियां सिर्फ बॉटम लाइन पर या शेयर होल्डर्स इक्विटी पर ध्यान रखती हैं, और जो कंपनियां थोड़े और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पे, कल्चर पे, रिलेशनशिप्स पे ध्यान रखती हैं, तो ये जो लैटर कैटेगरी की कंपनियां हैं, दे हैव बीन आउट परफॉर्मिंग द जिसको ट्रेडिशनल कंपनीज कहोगे। तो वो अभी भी चल रहा है, और वो जो एक पर्पस लेड कॉन्सेप्ट है कि भाई हम क्या करने को उतरे हैं मैदान में। पैसा बनेगा बाद में बनेगा, लेकिन हम कुछ ढंग का करेंगे, किसी को कुछ वैल्यू मिलेगी, तब उससे प्रॉफिट एंड सो ऑन इज़ अ बाय प्रोडक्ट। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो आजकल कोई सवाल नहीं पूछेगा अगर आप ये बात कहेंगे, इवन एज अ ASX लिस्टेड कंपनी, अगर आप ये बात कहेंगे अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में, तो कोई आपको टोकेगा नहीं इस बात पे। जो दुनिया की हमारी अभी बेहतरीन कंपनियां हैं, वो सब पर्पस लेड कंपनियां हैं इस तरह से। पर गौतम, मुझे लगता है कि उससे एक आगे भी एक पड़ाव है, और वो पड़ाव एक निजी पड़ाव है, और उसका भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनियों पे ज़्यादा आपको कुछ करना है, अपने खुद पे काम करना है। क्योंकि उस चीज़ में भी एक बहुत सटल सी एक ईगो मैंने देखी है बार बार, कि चलो मैंने हेल्थ केयर में 25 साल काम किया है, और हेल्थ केयर में बड़ा आसान है ये कहना कि हमारा पर्पस है कि हम लोगों की ज़िंदगियाँ सुधारेंगे। तो होता क्या है कि उस पर्पस में भी एक ईगो है कि मैं दुनिया को बचाऊंगा। वो मैंने एक कॉइन टर्म किया हुआ है, सेवियर सिंड्रोम। तो सेवियर सिंड्रोम जहाँ आ जाता है ना, वो सटल ईगो में फिर वो कॉन्फ्लिक्ट आता है कि सबसे बड़ा सेवक मैं हूँ। तो उसके परे क्या, और मैं क्यों इन बातों को ये सवाल पूछता हूँ, क्यों ये इन बातों को करता हूँ, वो इसलिए कि जो मेरी खुद की ख़ास करके ध्यान लगाने की, योग की प्रक्रिया रही है पिछले वही 20-25 सालों में ही, इत्तेफाकन दोनों साथ में ही चले हैं। तो उससे कुछ बातें समझ में आई हैं, कुछ बातें खुलासा हुई हैं कि ज़िंदगी का मकसद, मतलब जो कुछ मैंने समझा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं कह रहा हूँ तो इससे सही है, लेकिन जो मेरे लिए जो सही है वो ये है कि हमारे अंदर का जो ईश्वर है, जो कि हर प्राणी के अंदर है, हर दुनिया की हर चीज़ में ईश्वर समाया हुआ है, उसको एकदम एक्सपीरियंशियली जानना, थियोरेटिकली जानना नहीं, एक्सपीरियंशियली जानना,
और ये इतिहास में कितने लोगों ने बिल्कुल साफ साफ किया है। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा रामकृष्ण परमहंस, जो उनका उनकी जो माँ के साथ एक लिविंग रिलेशनशिप थी, वो हम सबके लिए उसकी संभावना है, वो हमारा पोटेंशियल है। और उससे फिर हम अलग अलग शब्दों में हम उसको बयां करते हैं। कोई पहले सविकल्प समाधि आती है, फिर निर्विकल्प समाधि आती है। तो यदि जीवन का उद्देश्य समाधि का एक अनुभव है, अगर आप मान के चलिए, और मैं फिर यहाँ से देखूँ कि मैं एज एन एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में जो एक जागृत अवस्था में लगभग 90% समय मैं उसी में लगा रहा हूँ, तो ये दोनों साथ में कैसे चलें? जो मैंने मान लिया है कि जीवन का एक लक्ष्य है, और जो मैं कर रहा हूँ वो कम से कम साथ में तो चले। तो कॉन्शियस एंटरप्रेन्योरशिप मेरे लिए वही एक सवाल है, अभी जवाब नहीं है, एक सवाल है कि मैं क्या ऐसी चीज़ें करूं अपनी निजी ज़िंदगी में, अपने बिजनेस में, जिससे कि उसमें उस तरफ उस प्रोसेस में भी हानि तो ना हो, और हो सके तो कुछ जुड़ाव ही हो, कुछ बढ़ाव हो। तो अगर उस माइंडसेट से अगर आप सोचना शुरू करें तो तीन चार चीज़ें बड़े साफ नज़र आती हैं। तो ये अब आपने कहा विस्तार में, तो मैं विस्तार में बता रहा हूँ। हाँ, बोलो। हाँ, तो पहली चीज़ है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इम्परमानेंस। ये सब हम कभी सोचते नहीं, लेकिन ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है इम्परमानेंस, है ना। तो कि और आप किसी भी मेडिटेशन ट्रेडिशन में जाइए तो सबसे पहले आपको ये बात समझाई जाती है। विपश्यना इज़ अ ग्रेट ट्रेनिंग इन दिस एन एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग ऑफ इम्परमानेंस, कि देखो चीज़ें बदल रही हैं, आपके सामने बदल रही हैं, आप बस ध्यान नहीं दे रहे हो। हमारे ब्रेन की वायरिंग इस तरह की नहीं कंटिन्यूम बना रहे, लेकिन एक्चुअली वो डिस्क्रीट बदलता जा रहा है ना। सो वो हकीकत अगर आप उसको अपना लें तो उससे आपके बिजनेस में, आपके जब आप कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन करते हैं किसी चीज़ की, किसी डील पे नेगोशिएट करते हैं, तो क्या नज़रिया उस पर आता है? बहुत अलग नज़रिया आता है। और नज़रिया ये आता है कि हम जो शुरू कर रहे हैं ये कभी ख़त्म भी होगी। ये शायद इसलिए ख़त्म होगी कि ना चले, शायद इसलिए ख़त्म होगी कि मैं ना रहूं, शायद इसलिए ख़त्म होगी कि तुम ना रहो, और शायद इसलिए ख़त्म होगी कि जो हमने सोचा था वो हो गया, वो काम कर लिया हमने, बस अब हो गया वो। तो किसी न किसी वजह से कभी ना कभी वो ख़त्म होगी। तो क्यों ना पहले से सोचा जाए कि यदि ये ख़त्म होती है और इन चारों में से किसी तरह से भी ख़त्म होती है, तो कैसे ऐसे ख़त्म हो कि हमें लगे कि हाँ ये ठीक था, ये करना अच्छा रहा। इससे आपकी बहुत अलग सोच बनती है किसी भी डील में, बजाय कि अगर आप एक ट्रेडिशनल माइंडसेट से अगर आप अप्रोच करते हैं। और मैंने इसको आजमाया, मैं ऐसी तुक्का नहीं कर रहा हूँ, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने इसको आजमाया है और इसमें इसका फ़र्क देखा है मैंने। दूसरी चीज़ इंटरडिपेंडेंस। तो पहले इम्परमानेंस मैंने बताया, दूसरी चीज़ इंटरडिपेंडेंस। किस हद तक हम हर चीज़ के लिए इंटरडिपेंडेंट हैं हम सोचते नहीं। हमें लगता है कि हमारा ये दायरा है, हम इसमें मैक्सिमाइज़ कर लो, चाहे भले इधर कुछ हो, अपने वैल्यू चेन में इसको मारो गोली, उसको मारो गोली, हम मैक्सिमाइज़ कर लें तो बात बनेगी नहीं भाई। और तो तुमने भी कितने बिजनेस देखे गौतम जो ये इसी डरे से चलते हैं कि अपना स्क्वीज़ करके मतलब मैक्सिमम अपना रख लो, तो भाई वो कुछ देर चलेगा आपका, ठीक है, लेकिन बहुत देर नहीं चलेगा वो। और बहुत देर इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहेगा, है ना। तो इंटरडिपेंडेंस ऐसा है कि भाई आप सोचिए तो मतलब दुनिया की हर चीज़ पे आपका इंटरडिपेंडेंस है ना। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि हम एक तो वी रिस्पेक्ट दिस इंटरडिपेंडेंस, और दूसरा इसको हम अपने वी ओन दैट इंटरडिपेंडेंस, कि भाई हाँ जो भी मुझे बेनिफिट मिल रहा है चलो मैक्सिमाइज करो इसको, अप द वैल्यू चेन, डाउन द वैल्यू चेन, सबको फ़ायदा हो। उस एक्सपेंसिवनेस से बिजनेस का बहुत फ़ायदा होता है, ये भी मैंने बार बार देखा है। तो इम्परमानेंस, इंटरडिपेंडेंस। तीसरी चीज़ मेरे हिसाब से जो भगवद गीता में कितनी साफ कही गई है, निष्काम भाव से काम करना। बिजनेस में देखो कितना उल्टा हम करते हैं कि हम सेल्स टारगेट रख रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे उससे वो कर। भाई दुनिया ऐसी नहीं है। दुनिया ऐसी है कि आप अपना कर्म करिए, फल से आपका कोई रिश्ता नहीं है। फल कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, नहीं मिला, उससे एक्चुअली आपका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन काम ढंग से करिए तो कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा, है ना। कभी आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिलेगा, और कभी ऐसा फल मिलेगा जो आपने सोचा नहीं था।
लेकिन आपका काम आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देना है कि मैं इनपुट क्या लगा रहा हूँ, और कंट्रोल आपका उतना ही है। आउटपुट पे क्या कंट्रोल है? तो मैं कहीं बैठा हूँ, मैं किसी अपने टीम को कह रहा हूँ अच्छा भाई तुमको ये अचीव करना है इस साल, तो मैं मतलब क्या बकवास कर रहा हूँ एक तरह से। इट्स अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ फिजिक्स एक तरह से। तो certainly against the laws that we have understood from scripture. तो ये चीज़ कि भाई सिर्फ काम पे ध्यान देना, कर्म पे ध्यान देना, और जो होता है उसको मंजूर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, और कृष्ण ने बहुत साफ कहा कि इसका मतलब ये नहीं काम ही नहीं करना है, काम करना है। कृष्ण ने कहा मैं खुद काम कर रहा हूँ यहाँ करके, तो तुम क्या हो, है ना? तुम भी काम करो, मैं भी काम कर रहा हूँ। और ये भी नहीं कि पर्पसलेस होके काम करते जाओ, ऐसा भी नहीं। ना ठीक है, जो भी मन में है हाँ। उसकी तरफ काम करो, लेकिन उसका असर क्या होता है वो तुम्हारा नहीं है वो। और मैं काफ़ी बड़े पैमाने के बिजनेस ओनर्स को जानता हूँ, बिलियनियर लोगों को मैं जानता हूँ, और ईमानदारी से अगर किसी को बोलोगे, ईमानदारी से बताओ कि तुम ये रास्ता कैसे तय किया तुमने, तो ईमानदार कोई होगा तो कहेगा भाई तुक्का लग गया। यस, तुक्का लग गया, है ना? कहा कि मैं बस ये कुछ करता रह गया, फिर कहीं ना कहीं एक दिन तुक्का लग गया। तो वो था ना एक जग्गा जासूस में, तुक्का लगा तुक्का निशाने पे। मुझे वो गाना बड़ा पसंद है। तो वही मुझे बार बार लगता है कि कहीं ना कभी ज़िंदगी में तुक्का लगेगा। करते रहो, लेकिन करते रहना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम्हारी उतना ही तुम पे एक्सपेक्टेशन है, करते रहो। तो ये है चौथा सिद्धांत कॉन्शियस एंटरप्रेन्योरशिप का, सॉरी तीसरा सिद्धांत। चौथा एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसको हम अद्वैतवाद कहते हैं। ये भी दुनिया की एक हकीकत है कि सही में मायने में देखो तो तुम हो कौन। अगर तुम वाकई में ये पूछो ये सवाल, जैसे रमन महर्षि तो यही कहा करते थे कि अपने आप सेल्फ इंक्वायरी, मैं हूँ क्या चीज़, हूँ कौन। तो ये सवाल अगर पूछोगे और अगर अगेन ईमानदारी से अगर उसका जवाब दोगे, तो पहले तो डिस्काउंट कर दो कि तुम ये शरीर तो नहीं हो, मात्र ये शरीर तो तुम नहीं हो, इससे तुम कहीं ज़्यादा हो। बहुत आसानी से वो बात साबित हो जाती है। क्या तुम अपनी पहचान हो? क्या तुम गौतम बैसाख हो? अगर तुम्हारा नाम में कुछ और कर दूं तो तुम बदल जाओगे क्या? नहीं, तुम तो वही हो। तो वो तुम अपनी पहचान भी नहीं हो। आज तुम कुछ थे, कल कुछ और हो, कल कुछ और हो गए, आज कुछ तो वो पहचान से भी तुम मतलब तुम उस पहचान की सीमा में तुम नहीं रह सकते हो। क्या तुम अपना मन हो? नहीं, मन तो इतना कभी तुमने विपश्यना किया हुआ है गौतम की, मन को जब पहली बार जब ये एहसास होता है कि मैं अपना मन को देख रहा हूँ, तो क्या मतलब भाग जाने को मन करता है। और क्या भाग जाने का मन करता है? मैं तो कह रहा हूँ मैं तो पागल हूँ, ये क्या है इसके भरोसे मैं जी रहा हूँ। हाँ, बस वही है। ये मेरी जिंदगी चला रहा है। हाँ। इसका अपना कोई भरोसा नहीं है। एकदम। तो मन तो है ही नहीं। तो फिर क्या हो भाई? तुम अपने सोच हो, तुम अपनी इमोशंस हो, तुम सेंस क्या हो तुम? तो सब एक एक करके नकारते जाओ तो एक क्या बचता है? एक एहसास बचता है, एक अवेयरनेस बचती है, और वही अवेयरनेस है हम, और वही तो स्पिरिचुअल, वही मतलब हकीकत वही है। और वो अवेयरनेस जो तुम हो, वो अवेयरनेस मैं, वो अलग नहीं है, वो एक ही अवेयरनेस है। तो दुनिया वही अवेयरनेस तुम्हारे नज़रिए से दुनिया को देख रही है, वही अवेयरनेस मेरी नज़रिए से दुनिया को देख रही है। अवेयरनेस तो वही है, हम तुम वही चीज़ हो। जो मैंने कविता में कहा था ना, मैं हूँ और तुम हो, ये भ्रम ही शायद हट जाएगा। तो ये भ्रम जब हटना शुरू होता है तो उस नज़रिए से फिर बिज़नेस कैसे देखोगे? और मैं वही जो वैल्यू चेन की बात कर रहा था, मतलब किसी और को स्क्वीज़ करना, किसी और को करना, मतलब मैं ये इतना क्या बोलते हैं इलॉजिकल चीज़ है कि भाई मेरा लेफ्ट हैंड मेरे राइट हैंड से वो कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। भाई मैं तो वही चीज़, व्हाई वुड माई लेफ्ट हैंड फाइट माई राइट हैंड फॉर समथिंग। तो वो जब एक थिंकिंग वहाँ से जब आती है, तो how does that then structure your how do you structure your business, how do you structure your relationships to be in consonance with that idea. तो और अल्टीमेटली गौतम ये भी है, हमारे उपनिषद में बहुत बहुत अच्छे से इस बात को लिखा हुआ है कि वो जो अवेयरनेस है उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है आनंद, जिसको हम भगवान कहते हैं और वही ब्रह्मण कहते हैं, जिसको उसका नेचर है आनंद और कोई नहीं है। तो अगर आनंद ही, अगर हमारी अल्टीमेट रियलिटी आनंद है,
तो वही वो करो जिससे आनंद मिलता है, वही उससे और क्या सिंपल क्या बात हो सकती है। तो ये जो पर्पस की बात मैंने शुरू में की थी, तो दुनिया को बचाने के पर्पस की बात ही नहीं बनती है, वो करो जिससे तुमको आनंद मिल रहा है, दुनिया अपने आप चलेगी। तो तुम्हारे सीधे सवाल का विस्तृत जवाब ये है। उम्मीद है कि कुछ अक्लमंद की बात है इसमें। ऑलराइट, सो बेसिकली आप बोल रहे हो कि like see your business or see your entrepreneurial journey from these lenses. Then at the end of the day you will feel joyful, और आप joyful हो तो आपके आजू बाजू सब joyful होगा और आपका manifestation भी joyful होगा। बिल्कुल, so बिल्कुल। so this is okay. बिल्कुल। तो कॉन्शियस एंटरप्रेन्योरशिप उस लेंस से देखने के लिए एक तो मन तैयार करना ज़रूरी है, और 2012-13 में जब मैं बहुत कुछ चीज़ों से जा रहा था और आपके पास आया था जॉब ढूंढने, अब जॉब तो दिया नहीं लेकिन दिशा दे दिया ज़िंदगी का। सो दैट टाइम यू एक्चुअली इंट्रोड्यूस मी टू मेडिटेशन। ओके, वैसे जस्ट आप बोले थे कि आ जाओ जस्ट करो, फिर करते करते उसके बाद आई एंड अप गोइंग इनटू सद्गुरुज, फिर विपासना में भी गया मैं, और आई एम अ प्रैक्टिशनर, मतलब मज़े से लास्ट 8-10 ईयर्स मज़े से, और कुछ भी मतलब चीज़ें ज़िंदगी में होता है तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि आराम आंखें बंद करके बैठ जाओ जब तक मन ना शांत हो। सो you have like first like why you have, and you are always vocal about it कि meditate करो and all these things, so how you entered into that, and मतलब how आपका journey, मतलब आप तो विपासना के अलावा भी बहुत कुछ करते हो, so please tell little bit on that। मैं एक क्वालिफिकेशन के साथ कहूँगा गौतम कि जो कह रहा हूँ वो इस ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। पहले क्या हुआ वो उसकी वजह से ये ज़िंदगी मेरी है, तो वो उसको छोड़ दो, प्रारब्ध को छोड़ दो। हाँ, प्रारब्ध को छोड़ दो, लेकिन प्रारब्ध की वजह से ही ये मिला है जो भी है। हाँ, ठीक है। तो ये रुचि तो बहुत बचपने से ही रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रवृत्ति बहुत बचपन से रही है। वो मुझे अगर मैं याद करूँ तो काफ़ी बचपने से मैं इसमें मुझे इंटरेस्ट रहा है। एक मैं जो पहला मैं एक ब्रेकआउट एक्सपीरियंस कहूँगा वो ये था कि हम जापान में थे, मेरे पेरेंट्स वहाँ पर करीब 5 साल रहे, और मेरी बहन और मैं जुड़वा हैं, तो हम लोग रहे होंगे कुछ 10-1 साल के, 11 साल के रहे होंगे। और मेरे फादर ने कहा कि अच्छा हम लोग ना कुछ आज योगा करते हैं। ठीक है, चारों ने मिलकर योगा किया, अच्छा रहा। फिर कहा कि लास्ट में शवासन करेंगे। ठीक है, शवासन करते हैं, तो अच्छा ऐसा, तो माय फादर टॉक्ड अस थ्रू कि अपना ध्यान अपना उठाते उठाते यहाँ तक कर लो। मैंने कर लिया, और उसके बाद जो होश मतलब मैं लग रहा है मुझे हिलाया जा रहा है, तो आंखें खोली, क्या हुआ भाई? तो पेरेंट्स मतलब मेरे फादर मदर और मेरी बहन दो तीनों देख रहे हैं बड़े कंसर्न। तो क्या हुआ भाई, क्या? तो क्या तुम कहाँ थे? तो हमने क्या हुआ, अभी तो आप कर रहे थे, अभी तो फिर क्यों झकझोर रहे हैं? नहीं, 15-20 मिनट हो गए उस बात को, और तुम वापस ही नहीं आ रहे थे। तो हम लोग हम तो एम्बुलेंस बुलाने वाले थे अभी। क्या हो गया था तुमको? तो मैंने कहा मुझे मालूम ही नहीं क्या हुआ, मेरे लिए तो मतलब ऐसे लिटरली एक सेकंड भी नहीं बीता था कि आप आई हर्ड यू स्पीक, एंड उसके बाद तो दैट वाज आई थिंक इट सर्टनली आई नो नाउ दैट इट गेव माई पेरेंट्स लॉट ऑफ कंसर्न। तो उन्होंने मुझको थोड़ा सा पीछे खींच के रखा कि अभी बहुत ज़्यादा मत जाओ, बिकॉज आई थिंक दे वर बिट कंसर्न कि अगर बहुत शुरू में चला गया मैं तो शायद उसी में निकल ही जाऊँगा। तो मुझे याद है कि करीब उसके 10-15 साल बाद तक भी वो थोड़ा सा, मैं जब भी कुछ कहता था या कुछ करता था, वो थोड़ा सा वो करते खींच ले, बात पीछे खींचते थे कि नहीं अभी रुको ज़्यादा मत करो। तो आई थिंक एज एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट वन। मुझे याद है कि जैसे हम लोग पर्थ में आए, तो हमको स्कूल में हम 11th में थे, और एक करीब 15-20 मिनट का हमको एक समय मिलता था हर दिन कुछ पढ़ने का। तो तुम सोचो 15-16 साल के बच्चे क्या क्या पढ़ते हैं।
और मैं मुझे अब याद कर रहा हूँ, मैं विवेकानंद का पढ़ता था उस समय, और बाकी बच्चे मुझे देख रहे क्या क्या पढ़ क्या रहे हो तुम। तो आई रिमेंबर दोस पॉइंट्स। फिर जब कुछ 17-18 साल का था तो एक फैमिली फ्रेंड ने मुझे इंडिया में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, परमहंस योगानंद जी की लिखी हुई किताब वो दी। मुझे एक दिस वाज इन बॉम्बे, और हम एक ट्रेन से वहाँ से शायद जमशेदपुर जा रहे थे, तो मुझे याद है कि मैंने वो किताब नीचे रखी ही नहीं, मतलब जो पढ़ना शुरू किया बम्बई से, और जो एक 1.5-2 दिन का रास्ता था वो पढ़ते ही रह गया मैं। इतना मतलब मुझे इतना रोचक लगा वो, आई जस्ट वाज लाइक अ थ्रिलर, पेज बाय पेज। और मैं उस समय मैंने इंजीनियरिंग पढ़नी शुरू कर दी थी, और मैं बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार या तो इस आदमी ने सब फरेब लिखा है, या दुनिया बिल्कुल ही ऐसी नहीं जैसा मैं अभी तक समझा हूँ। तो उस समय भी बड़ा इंटरेस्ट रहा कि हाँ भाई मैं ये क्रिया योग मैं भी सीखूँगा। लेकिन ज़िंदगी में पता नहीं कुछ अलग अलग पड़ाव आते रहे, तो क्रिया योग तो नहीं, लेकिन पहले मुझे जो एक्चुअल फॉर्मल मैंने कुछ सीखा वो विपश्यना था, जैसे तुम गए थे वही 10 दिन वाला शिविर, और उसमें काफ़ी कुछ अनुभव हुए मुझे, काफ़ी अच्छा लगा सीख करके। फिर उसको मैंने काफ़ी सीरियसली वापस आकर के प्रैक्टिस किया, 2-3 दफ़ा और मैं गया उन शिविरों में। और उसके बाद करीब 2009 या 10 की बात हो, तो 2006 में मैंने विपश्यना का पहला शिविर किया था। तो हाँ, 3-4 साल की बात है। वापस योगानंद जी की एक कुछ लिखी हुई चीज़ मेरे हाथ में आई, और उन्होंने उसमें एक सबसे पहले लिखा कि यही चीज़ जो हमने पहले बात कही थी कि भगवान है, हर चीज़ में है, और उसका एक्सपीरियंशियल नॉलेज जो है वो हमारी दैट इज़ आवर पर्पस, और क्रिया योग से वो आता है। मैंने कहा यार ये चीज़ें तो मैंने पहले कभी सुनी नहीं, इसकी मतलब इस जिस बात में मैं चल रहा था उसमें न भगवान है, और फिर ये चीज़ की द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड इज़ ब्लिस, तो उसमें कोई ब्लिस की भी बात नहीं है। और अपना गौतम को पता है कि एक और चीज़ साथ में चलती रही है, विच इज़ क्लासिकल म्यूज़िक। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में मैं काफ़ी साल से सीख रहा हूँ, वोकल सीखता हूँ। तो उसमें जो अपना जो पूरा ट्रेडिशन है, उसमें भक्ति का जो पूरा रस है, तो वो अनुभव भी हो रहा है साथ में, कि जब बैठ कर के कुछ गा रहा हूँ तो क्या कुछ तो हो रहा है। तो उसका भी विपश्यना में उसको कह रहे हैं कि नहीं उसको बस ऑब्जर्व करो, लेकिन मन तो कर रहा है उसमें बस डूब जाऊँ। है ना, तो उसको ऑब्जर्व काहे करूँ मैं भाई, तो बड़ा आनंद है ये। तो सब मिला कर के फिर एक मतलब वही एक एपिफनी हुई, एक ये हुआ कि नहीं मैं क्रिया योग सीखूंगा। अब ये बिल्कुल डिटर्मिनेशन आ गया कि अब सीखूंगा, इसी में मैं इनिशिएशन लूँगा। तो वो लिया और वही चीज़ करता आ रहा हूँ। तो अब 10-1 साल हो गए उस बात को, ज़्यादा ही हो 15 साल हो गए हैं। तो वही मेरी डेली की प्रैक्टिस है क्रिया की, और बड़ा आनंद आता है। जैसा तुम कह रहे थे ना कि कभी मन विचलित हो तो बैठ ही जाओ, लेकिन ना भी हो तो बैठो, दिन की शुरुआत वैसे करो। तो मेरे लिए अभी प्रैक्टिस के हिसाब से मैं क्लासिकल म्यूज़िक के रियाज को भी एक योग मानता हूँ। तो ये मेरा विचार था कि दिन में 2 बार मैं बैठूंगा। तो अभी ये हो रहा है कि सुबह मैं अपना क्रिया करता हूँ, रात को मैं म्यूज़िक का रियाज़ करता हूँ, और उसमें वही भाव आता है। दरअसल एक्चुअली मैंने कुछ म्यूजिशियन से भी कुछ बहुत एलीट म्यूजिशियन से, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन से बात कही है, और उन्होंने बात मानी है कि पतंजलि का जो योग सूत्र है जिसमें उन्होंने अष्टांग योग की बात की थी, अगर देखो तो जितने मेडिटेटिव प्रोसेसेस हैं, एक्चुअली गौतम पता नहीं तुम्हें मैंने बताया कि नहीं, ये पहले एक रिसर्चर ने, जर्मनी के एक रिसर्चर ने जाकर के पूरा रिसर्च किया, कैटलॉग किया कि कितने अलग अलग दुनिया में तरह के कॉन्टेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस हैं। तो उसने 309 अलग प्रकार के प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई किए, और फिर उनको 7 कैटेगरीज में उनको उसने समराइज़ करके रखा। तो लेकिन मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि पतंजलि ने
जो अष्टांग योग का जो फ्रेमवर्क दिखाया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेप्स हैं। तुम किसी भी कॉन्टेम्पलेटिव प्रोसेस को ले लो, वो है वही, उसी फ्रेमवर्क में तुम उसको अप्लाई कर सकते हो। विपश्यना भी, विपश्यना में तो वही 3 जो शील, समाधि और प्रज्ञा की बात होती है, वो भी इन्हीं 8 स्टेप्स में है। और मेरा दावा ये है कि क्लासिकल म्यूज़िक का सही तरह से रियाज, परफॉर्मेंस और सुनना भी, ख़ास करके जब हम फर्श पे बैठ के सुनते हैं, वो भी इन 8 चीज़ों को छू के जाता है। तो संगीत भी एक मतलब एक नाद योग तो कहते ही हैं। तो मेरे लिए एज अ प्रैक्टिस में मेरी आज की ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें हैं। राइट। तो मतलब क्योंकि मेरा भी ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, ये भी मतलब प्रारब्ध कह लो या जो भी है, नौकरी करना नहीं चाहता था लेकिन करना पड़ रहा था, जो भी है। तुम्हारा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड था ना, कितनी नौकरियां तुमने छोड़ी या छूटी? 8 बार। उस समय अभी 8 बार जाने के बाद भी मैंने सीख नहीं पाया कि नौकरी करते कैसे हैं लोग। तुमको याद है सबसे पहले मैंने वही कहा था, भैया तुम ये तुमको जो चपत पड़ रही है बार बार, तुम इसका सीखोगे कब कि ये दिशा तुम्हारी नहीं है, दिशा कुछ और है। मतलब वही तो आपने बोला था पहले तो। वही बोला था। मैंने बाद में सोचा कि नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। तो मुझे बड़ी हंसी आई। तो तुम्हारे लिए हंसी की बात नहीं थी, लेकिन मुझे बड़ी हंसी आई कि यार कब सीखोगे तो। ना डेफिनेटली। तो ये जो मतलब 10-11 साल में हो गए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मेरा, इसमें तो आई डोंट नो, मतलब जहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ से मेरा मेंटालिटी था, जो मेंटोर्स मेरे लाइफ में मिल गए, सारे को लेके इट्स ऑल काइंड ऑफ अ सेल्फ इनवर्ड जर्नी फॉर मी। और खुद को ही मतलब ढूंढते रहे और ढूंढते मतलब हाँ, देयर आर सम रियलिटीज़, जब मतलब बाहर की दुनिया जो एक्सपेक्ट करता है वो जब आता नहीं है तो वो तो होता है, लेकिन अंदर से एक सुकून सी एक मतलब जगह है कि वहाँ जाके मैं बैठ सकता हूँ आराम से, और वो मज़ा ही मज़ा है उसमें। तो ये जो आपने जो ये 8 स्टेजेस की बात की, और आपको ये संगीत की तरफ से मिल रहा है, शायद एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ से भी मिलता होगा, मतलब क्योंकि मेरे को भी मिल रहा है वैसे ही। बहुत वाजिब बात है गौतम। और एक वही जो एक सेवा भाव से करो और निष्काम भाव से करो तो ज़रूर मिलेगा। मतलब देखो 4 तरह के योग बताए गए हैं, है ना। तो एक है भक्ति योग, जो कि एकदम बेसिक लेवल पे कुछ नहीं करो तो इतना तो कर लो, ठीक है। फिर है कर्म योग, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए जो हम कर रहे हैं ये कर्म योग है। फिर है राजयोग, जो कि मेडिटेशन वाली जो हमने बात की। और आखिर में है ज्ञान योग। तो और मेरे हिसाब से ये कि भाई ये सब करने से जो एक एक्सपीरियंशियल नॉलेज आता है, थियोरेटिकल नॉलेज नहीं ना, एक्सपीरियंशियल नॉलेज जब आता है वो ज्ञान योग है। उससे जो और मेरे ख्याल से जो रमन महर्षि ने प्रिस्क्राइब किया वो ज्ञान योग है, कि अपने आप को इतना मतलब तराशो, इतना समझो, इतने बारीकी से समझो कि वो समझ में आ जाए कि भाई ये तो पूरी माया है। अच्छा, यहाँ पे एक डेफिनेटली ये चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, विच इज़ एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ये तो समझ में आता है कि कोई भी चीज़ चलाने के लिए, कोई भी मैकेनिज्म को चलाने के लिए वी नीड मनी, सर्वाइव करने के लिए भी वी नीड मनी। सो एक एट वन लेवल मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन मनी के लिए ही सब कुछ, दैट वल्गरिटी इज़ नॉट नेसेसरी, इज़ नॉट देयर। लेकिन ये कंज्यूमरिज्म का जो बोलबाला चल रहा है, मनी सब कुछ, मतलब मनी इज जस्ट ओनली थिंग टॉकिंग, इस डाइकोटोमी को कैसे थोड़ा कॉन्टेक्चुअली हैंडल किया जा सकता है? क्योंकि व्हेन यू आर लिविंग योर लाइफ, इट्स मेनी टाइम्स इट्स नॉट जस्ट ओनली योर लाइफ, यू आर एसोसिएटेड विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स और वट एवर। आपका छाती जितना बड़ा है, आप उतना लोगों को साथ लेकर चल रहे हो। तो हाउ टू डील विद दिस डाइकोटोमी?
तो सॉरी फिर से समझाओ गौतम, डाइकोटोमी इन द सेंस कि पैसे पे फोकस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इज दैट हाँ, द मतलब फंडामेंटल क्वेश्चन? एक लेवल तक तो पैसा चाहिए, और उसके बाद मतलब फोकस थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, सिर्फ मनी कैन नॉट बी द फोकस। और fair enough. Look, I mean, if there isn't enough means to survive, to fulfill your basic necessities of life, then sure, I understand it should be a focus. I will still say, however, if you look at the live stories, the lives of some of the most remarkable people in our history, they have routinely मतलब सेट कि ये तो क्या है, कोई चीज़ ही नहीं है, भगवान है ना। मतलब जब मेरी कोई ज़रूरत कभी ऐसी कोई कभी ज़रूरत नहीं हो सकती है जो कि भगवान पूरी नहीं करेगा। एक आस्था होती है लोगों को, सो अल्टीमेटली वो तो है ही। एंड वेदर इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल हैक इन वन सेंस कि चलो किसी चीज़ के बलबूते तो हम अगला दिन देखेंगे, और नॉट, I don't know, Gautam, because I've not been in that position, so I don't want to kind of put my thoughts on that. I hope that is the case. I have seen enough evidence that is the case, but so let's work our way past that idea कि भाई सिर्फ सर्वाइवल के लिए, सिर्फ दिन में 2 बार खाने के लिए भी कितने पैसे का कैसे जुगाड़ हो, let's put that one side. Then when you come to, I think most of us and most of the people who will be listening to this, कि एक comfort level है ज़िंदगी में, उसके आगे क्या, so what is the role of money beyond that? By and large मैं कहूँगा गौतम कि पैसे के पीछे कोई अगर भागता है और सिर्फ पैसे बने उसके लिए कोई कुछ करता है, तो उसकी ना ऑथेंटिसिटी रहती है, ना उसमें कुछ इंटरेस्टिंग रहता है, ना उसमें कुछ, मेरे ख्याल से ना कुछ सस्टेनेबिलिटी होती है। तो वो सब चीज़ें लानी है तो यू हैव टू रियली टॉक अबाउट व्हाट इज इट दैट आई एम ब्रिंगिंग टू द वर्ल्ड, व्हाट इज दिस न्यू क्रिएटिविटी, व्हाट इज माई प्रेजेंस ब्रिंगिंग टू द वर्ल्ड। और वो चीज़ इफ दैट इज़ ऑथेंटिक एंड दैट इज़ वो जो हमने एक इकिगाई का एक जापानीज़ एग्जांपल जो दिया जाता है, बड़ा सुंदर एग्जांपल है कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा हुनर है जो जिसमें कि तुम सबसे अच्छा, या यू कैन डू इट बेटर देन मोस्ट पीपल कैन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो कौन सी चीज़ है जिसमें तुमको दिलचस्पी है ना। तीसरी चीज़ वो कौन सी चीज़ है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। और चौथी चीज़ वो कौन सी चीज़ है जिस ज़रूरत के लिए लोग तुमको पैसा देने के तैयार हैं। तो ये 4 चीज़ें जहाँ मिलती हैं भैया वो करो है ना, तो ऑटोमेटिकली पैसा भी आएगा, सुकून भी मिलेगा और यार वो भले ही किसी लोगों के जूते जाके पॉलिश करो या रिपेयर करो, अगर वही चीज़ है तो दैट्स परफेक्टली गुड, or from that to anything else that you can name. I think there is huge amount of dignity in labor, and कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि कोई ऊंची है या नीची है। मैं तो there's nothing I've seen that is inappropriate to do, or I'm too good to do this kind of thing. ऐसा कोई चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। So money, I mean, when we run businesses, we are responsible for running them in such a way that they generate money. उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। Not for profit भी अगर venture है तो I think we must aim to have surpluses, because that is what sustains the organization. That is what gives you options to, अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो तो भाई या तो वो काम चलता रहे, हाँ, उसकी लॉन्जिटिविटी की बात होती है या उसको स्केल करने की बात आती है, या दोनों चीज़ें करनी है, तो मनी इज़ नेसेसरी फॉर दैट, राइट। तो आई थिंक अ हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट मनी कि भाई आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट इज़ हियर, बिकॉज हाँ ये बात है गौतम कि दिस वन थिंग आई हैव रियली फेल्ट वेरी स्ट्रांगली ऑलवेज इन माई लाइफ
कि जो भी पैसा है, आई एम अ कस्टोडियन ऑफ दैट मनी, आई एम नॉट ए ओनर ऑफ दैट मनी। वो आया है किसी चीज़, किसी वजह के लिए आया है, जो कि वो मेरे थिंकिंग में जो भी सही लगता है, दैट मच फ्रीडम आई हैव कि उसको कहाँ लगाना है। लेकिन लगाना तो है, उसको धर के रखने का कोई वो नहीं है। दैट्स नॉट, यू लुक एट नेचर, कहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो आप धर के रखो उसको। जो आता है वो फ्लो में आता है, सब कुछ फ्लो में है। सो दैट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लियर कि एनी वेल्थ, आई एम अ कस्टोडियन ऑफ दैट वेल्थ। और वो भी दैट थिंकिंग अबाउट इट दैट वे चेंजेस योर व्यू एज वेल कि इसको जिम्मेदारी से क्या करना है इसका, और क्या करना है जिससे दुनिया में आनंद हो, मुझे आनंद हो। वो बात बार बार मैं लेके आता हूँ। तो आई डोंट नो इफ दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन गौतम, बट इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, बट दैट्स जस्ट माय आधा पक्का आधा कच्चा। मतलब आप जब बातें कर रहे थे तो मेरे को एक एनालॉजी दिमाग में आ रहा था कि मतलब इट्स लाइक आपके बच्चे जैसा, मतलब प्यार तो करो, हर कोई करता है, जितना मर्जी हो सके करो, इतना भी ना करो कि बंदा बड़ा होके आपको भी मतलब तू कौन है ऐसा बोल दे। हाँ, मतलब स्पॉइल्ड ना हो जाए। हाँ।